गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपना मिशन की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कृष्ण मंगल राव आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम जो राजस्थान कला व संस्कृति की जो क्लास कर रहे थे उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हमने जो है राजस्थानी चित्रकला के बारे में बात कर ली थी। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको कहा था कि इस राजस्थानी चित्रकला के ऊपर मैं आपका एक टेस्ट का आयोजन करूंगा और कुछ एक फैक्ट जो है वो मैं सीधे सीधे तौर पर आपको लिखवाऊंगा। वो मैं जैसे ही एक टेस्ट का आयोजन करूंगा उसी के माध्यम से साथ में करवाने की कोशिश करूंगा। आज मैं जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकलाएं। कौन सा रहेगा? राजस्थान की हस्तकलाएं। और राजस्थान की जो हस्तकला अपना टॉपिक है वो ना केवल जो राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे रीट लेवल सेकेंड के एसएसटी सब्जेक्ट या पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सब इंस्पेक्टर या आरएएस जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, बल्कि ये टॉपिक आपके रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपसे। तो रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक को। ठीक है, राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकलाओं का मतलब क्या है? ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आपने नाम सुना होगा। हस्तकला, हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई चीजों, जो चीजें या जो आकृतियां या हम कहें कि कोई भी सामान ऐसा जो हाथों के द्वारा बनाया जाता हो, जिसमें किसी मशीन की सहायता नहीं ली जाती हो, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? हस्तकलाओं में आएंगे। और वही हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक के अंदर जो मेन हस्तकलाएं हैं उन पर आने से पहले मैं कुछ एक सामान्य जानकारी आपको राजस्थान की हस्तकला से साझा कर देता हूँ, वो आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान की हस्तकला की बात करते हैं हम, तो राजस्थानी हस्तकला का उद्योग का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है, राजस्थानी हस्तकला उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, उद्योग का जो प्रमुख केंद्र हम देखते हैं वो आपका आता है बोरानाडा। कौन सा आता है? बोरानाडा। और बोरानाडा कहां पर पड़ता है? आपका जोधपुर जिले में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर। यानी राजस्थानी हस्तकला उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है राजस्थान का, वो कहां पर है? बोरानाडा, जोधपुर में आता है। इसी तरीके से हम बात करें कि राजस्थानी हस्तकला का जो तीर्थ है, राजस्थानी हस्तकला का जो तीर्थ है वो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। राजस्थानी हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। अब तक मैंने आपको दो चीजें बताई है कि राजस्थानी हस्तकला का उद्योग कहां पर है, कि उद्योग केंद्र कहां पर है? बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। इसके बाद में तीर्थ कहां पर है? जयपुर में। इसके बाद में आप ध्यान रखना कि राजस्थानी हस्तकला का जो विपणन किया जाता है, क्या किया जाता है? विपणन जो किया जाता है वो राजस्थली नाम से किया जाता है। राजस्थली नाम से। ठीक है, जो राजस्थानी हस्तकला का विपणन जो किया जाता है वो राजस्थली नाम से किया जाता है। किस नाम से किया जाएगा? राजस्थली नाम से। उद्योग का केंद्र बोरानाडा, जोधपुर। उद्योग का तीर्थ कहां पर? जयपुर में। और इसका विपणन किस नाम से किया जाता है? राजस्थली के नाम से किया जाता है। अब आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थानी हस्तकला के 3 शिल्प ग्राम आते हैं प्रदेश के अंदर। पहला जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, 3 शिल्प ग्राम कौन कौन से वो आप ध्यान देंगे। 3 शिल्प ग्राम। ठीक है, पहला आपने नाम सुना होगा। ठीक है, पहला आपने नाम सुना होगा, जयपुर के अंदर आता है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहां पर? जयपुर में। इसके बाद में आता है पाव शिल्प ग्राम। कौन सा? पाव शिल्प ग्राम। और पाव शिल्प ग्राम कहां पर आता है? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। और इसके बाद में आता है हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम आता है उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। यानी कि जो राजस्थान प्रदेश के अंदर कुल 3 शिल्प ग्राम है। पहला जयपुर के अंदर हम देखते हैं जवाहर कला केंद्र। दूसरा जोधपुर की बात करते हैं तो पाव शिल्प ग्राम आता है। और तीसरा उदयपुर की बात करें तो हवाला शिल्प ग्राम आता है। यानी 3 कुल शिल्प ग्राम के केंद्र है।
जिसमें से आपने कभी देखा होगा जब आप जवाहर कला केंद्र कभी उदयपुर के जयपुर के अंदर गए हो तो वहां पर राजस्थानी हस्तकला से संबंधित अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारियां मैंने आपके साथ साझा की है राजस्थान की हस्तकला से संबंधित। अभी हम हस्तकलाओं के टॉपिक पर आते हैं और एक एक हस्तकला के बारे में बात करते हैं। चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, पहली हस्तकला की हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हम पोटरी से। और पोटरी का नाम आता है तो नाम आपने सुना होगा ब्लू पोटरी और ब्लैक पोटरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लू पोटरी की। किसकी? ब्लू पोटरी। ठीक है, जो चीजें आपसे हस्तकला के अंदर पूछी जाएंगी मैं वही चीजें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करूंगा, बताऊंगा, ताकि आपके पास मटेरियल कम हो लेकिन जितना होगा उससे बाहर कुछ ना जाए, वो हम करने का प्रयत्न इस 3 क्लासों में करेंगे। यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, साथ में हम यही भी ध्यान रखेंगे कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हमारा यहीं पर क्लियर होता भी चले, यानी हमें कहीं पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि क्लास के अंदर सर ने आपका कोई मैटर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लू पोटरी बात करते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, पोटरी के अंदर 2 चीजें रहेगी, जो ब्लू पोटरी है, एक ब्लैक पोटरी आती है। तो ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसके बाद में बात करते हैं हम कि इसके प्रसिद्ध कलाकार आते हैं। क्या आते हैं? प्रसिद्ध कलाकार, और जिनका नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। और कब नवाजा गया अगर हम बात करें तो 1979 1979 के अंदर। सबसे पहले तो आप चीजें सुनेंगे कि ब्लू पोटरी आखिर होता क्या है। आपने चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे आपने चाय का कप भी देखा होगा या उसी तरीके के कोई कप देखे होंगे आपने। ठीक है, या इसी तरीके के अनेकों विभिन्न तरीके के सामग्रियां आपने देखी होगी। उन पर नीले स्याही से चित्रांकन करना ही कौन सा कहलाता है? ब्लू पोटरी। ब्लू यानी नीला, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीली स्याही से चित्रांकन करना ही कौन सी पोटरी होगी? ब्लू पोटरी। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अगर काली स्याही से हम चित्रांकन करेंगे तो वो आगे बात करेंगे हम कौन सी पोटरी आ जाएगी? ब्लैक पोटरी। ठीक है, तो यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की स्याही से चित्रांकन करना क्या कहा जाता है? ब्लू पोटरी। और ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मैंने आपको बताया था जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है, वहां पर अगर आप कभी जाएंगे या कभी जाएं तो आप देखना वहां पर आपको ब्लू पोटरी या राजस्थानी हस्तकलाओं से अनेकों उदाहरण वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कलाकार हमने बात की कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री से मिल चुका है। दूसरी चीज की इन्हें यहाँ पर प्रदेश में कौन लेके आए थे? तो महाराजा मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। महाराजा मानसिंह प्रथम इसे ब्लू पोटरी को आमेर में लेके आए थे सबसे पहले। कहां पर? आमेर में। और कहां से लेके आए अगर हम बात करें तो लाहौर से। कहां से लेके आए थे? लाहौर से। और अब जो ये पोटरी कला आती है, पोटरी कला की हम बात करें तो ये मुख्यतः कहाँ की थी? तो पोटरी कला को आप ध्यान में रखोगे मुख्यतः ये फारसिया, और फारसिया आपका पड़ता है ईरान में। फारसिया ईरान, यानी जो पोटरी कला है वो मुख्यतः कहाँ की है? फारसिया ईरान की, जिसे प्रदेश में कौन लेके आए थे? महाराजा मानसिंह प्रथम। कहां पर? आमेर में। लेके कहां से आए थे? लाहौर से। क्योंकि जिस समय ये फारसिया से यानी ईरान से जब भारत में आई थी उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा होता था। ठीक है, तो मानसिंह प्रथम आमेर इसे या राजस्थान में कहां से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे। ठीक है, इतनी चीजें आई समझ में। आगे बात करें, इसके बाद में बात आती है कि जो ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल है वो महाराणा आते हैं राम सिंह का, आपने नाम सुना होगा। बात करते हैं, मैंने आपको कहा स्वर्ण काल, या यूं कहूं कि ब्लू पोटरी जो चरम सीमा पर थी या सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराणा राम सिंह द्वितीय आते हैं। कौन? महाराणा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल माना जाता है। या हम यूं कहें कि महाराणा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में
ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था या सर्वाधिक विकसित हुई थी। किनके शासनकाल में? महाराणा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ पर हमने कलाकार की बात की थी, कुछ अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं। कुछ अन्य कलाकार, तो एक आते हैं कालूराम और एक का नाम आता है गोपाल सिंह। कालूराम और गोपाल सिंह। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। इन्हें आमेर में या राजस्थान में कौन लेके आए थे? तो मानसिंह प्रथम। स्वर्णकाल किसको माना जाता है? राम सिंह द्वितीय के काल को। कलाकार, अन्य कलाकार कौन कौन से? राम सिंह, गोपाल सिंह। जो पोट्री कला है वो मुख्यतः कहाँ की है? फारसिया, ईरान की। इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान क्या क्या रखना है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक चीज, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इसे राजस्थान में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मानसिंह प्रथम को राजस्थान में लाने का इसे श्रेय दिया जाता है। ठीक है। स्वर्णकाल किसका माना जाता है? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है। ब्लू पोट्री आई समझ में। इसी के साथ में आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरी पोट्री मैंने आपको बताया था जिसे ब्लैक पोट्री कहते हैं। कौन सी पोट्री? ब्लैक पोट्री। और ब्लैक पोट्री के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे कोटा की। कहाँ की? कोटा की। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है। राजस्थान की हस्तकला में अब तक हमने पोट्री के अंदर दो की बात कर ली है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री में मात्र आपको इतना ही ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री से संबंधित कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ब्लैक पोट्री का मतलब है कि यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काली स्याही से चित्रांकन करना, और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीली स्याही से चित्रांकन करना ब्लू पोट्री कहलाता है। ठीक है। आगे बात करें, चलिए। अब तक हमने दो के बारे में बात कर ली है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे टेराकोटा मिट्टी या टेराकोटा की। 3 नंबर पर हम किसकी बात करेंगे? टेराकोटा। अब ध्यान रखेंगे, टेराकोटा पहली बात तो है प्रसिद्ध कहाँ की है। ठीक है। और टेराकोटा होता क्या है? ठीक है। टेराकोटा होता क्या है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, पक्की मिट्टी जो होती है, यानी मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां बनाना। मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाना। यानी मिट्टी को पकाने के बाद उससे निर्मित मूर्तियों की जो कला है वो कौन सी कला कहलाती है? टेराकोटा कला। ठीक है। प्रसिद्ध कहाँ की है? तो मोलेला गांव आता है। मैंने आपको बताया कि यह प्रसिद्ध कहाँ की है। प्रसिद्ध तो एक गांव का नाम है मोलेला, जो आपका कहां पर पड़ता है? राजसमंद जिले में। कहां पर? राजसमंद जिले में। और इसी के साथ में एक हरजी गांव आता है, और हरजी आपका कहां का प्रसिद्ध है? जालोर में। ठीक है। कहां पर पड़ता है? जालोर में। ठीक है। यानी मैंने यूं कहा कि टेराकोटा मिट्टी के को पकाकर मूर्तियां बनाने की कला टेराकोटा कला कहलाती है। और टेराकोटा के जो प्रसिद्ध है कहाँ की है? तो मोलेला, राजसमंद और हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध है। ठीक है। यहां तक आई चीज समझ में। अब टेराकोटा के प्रमुख कलाकार कौन कौन रहे हैं? टेराकोटा के प्रमुख कलाकार कौन रहे हैं? तो इनका आप नाम ध्यान रखेंगे। एक तो आता है खेमाराम, और एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोहनलाल। जिनका नाम है मोहनलाल। और मोहनलाल जो है ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। किससे? पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। तो टेराकोटा प्रसिद्ध कहाँ की है? मोलेला, राजसमंद, हरजी गांव, जालौर की प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? मोहनलाल और खेमाराम। ठीक है। इसके लिए आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, प्रसिद्ध कहाँ की है और इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं। कौन सी कला की बात करते हैं? टेराकोटा कला की बात करते हैं। ठीक है। आई चीज समझ में। अब चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर पर, और वो आता है आपका कागजी पोट्री। कागजी पोट्री। अब ये कागजी पोट्री क्या होती है? ठीक है।
सबसे पहले तो कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध है ये थानागाजी अलवर। थानागाजी अलवर की कागजी पोटरी प्रसिद्ध है। कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर की। कागजी पोटरी होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो रद्दी अखबार होते हैं या कागज होते हैं उनको भिगोकर उनकी लुगदी बना ली जाती है, और उनमें हम यूं कहें कि एक तरीके से जो गधे का गोबर होता है या गधे की जिसे लीद कहते हैं उसको मिलाकर जो पोटरी या जो कलाएं या जो आकृतियां बनाई जाती है या जो मूर्तियां कहें या जो बर्तन कहें जो सामान कहें वो बनाया जाता है, वो कौन सी कला होती है, कागजी पोटरी। यानी कहने का भावार्थ यह है कि कागज की लुगदी बनाकर उससे निर्मित, क्योंकि सीधे कागज से मूर्तियां या कोई वस्तुएं नहीं बनेगी, तो इसीलिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, गधे की लीद मिलाई जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है, आपको ध्यान इतना ही रखना है, कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहे रख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम 5 नंबर, जिसका नाम है मीनाकारी। सबसे पहली चीज की मीनाकारी होती क्या है, मीनाकारी होती क्या है, सोने जो धातु है सोने के ऊपर रंगों को चढ़ाना या रंगों को उकेरना ही क्या है, मीनाकारी है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर बात करें तो जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, और मूलतः ये कहाँ की है, तो आप ध्यान रखेंगे जो मीनाकारी कला है वो मूलतः ईरान की है। कहाँ की, ईरान की। और हम बात करें ईरान की, जिसे प्रदेश में कौन लेके आए थे, तो मानसिंह प्रथम इसे आमेर लेके आए थे, आमेर लेके आए थे। ठीक है, मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। दूसरी चीज मैंने कहा कि सोने पर रंग चढ़ाने की कला, सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की कला कौन सी कला है, मीनाकारी कला। मूलतः कहाँ की, ईरान की। राजस्थान में इसे आमेर में कौन लेके आए, मानसिंह प्रथम। अब आप ध्यान रखेंगे कि जयपुर में एक जगह आती है जिसका नाम है सीतापुरा। ठीक है, सीतापुरा जो जयपुर में पड़ता है, यहाँ पर जो मीनाकारी है इसकी अंतरराष्ट्रीय मंडी स्थित है, इंटरनेशनल मंडी, अंतरराष्ट्रीय मंडी स्थित है। कहां पर, सीतापुरा। और सीतापुरा कहां पर पड़ता है आपका, जयपुर जिले में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की और कलाओं के बारे में। चलिए अच्छा, इसका कलाकार मैंने आपको नहीं बताया। कलाकार का आप नाम ध्यान रखेंगे, कुदरत सिंह इसके क्या रहे, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार। इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें, कुदरत सिंह को। ठीक है, तो मीनाकारी यही चीज समझ में। आगे बढ़े, चलिएगा। आगे आती है थेवा कला। 6 नंबर पर हम बात करेंगे थेवा कला की। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। ठीक है, प्रतापगढ़ की। थेवा कला आप ध्यान रखेंगे कि प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है, कौन सा परिवार, सोनी परिवार, इस कला में क्या है, सिद्धस्त है। यानी कहने का मतलब प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही इस कला को करता है।
ये सोनी परिवार जो है प्रतापगढ़ का, ये इसकी जानकारी, इस कला को कैसे किया जा रहा है किसी से साझा नहीं करते हैं। यानी अपने घर के, अपने वंश के लड़कों को ही ये बताते हैं, लड़कियों को भी नहीं, क्योंकि वो किसी दूसरे घर में जाने के बाद में वहां पर वो इसकी कला क्या होती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये यहीं तक सीमित है। ठीक है, थेवा कला होती क्या है, थेवा कला होती क्या है, इस चीज पे देखना। यानी कांच पर सोने का चित्रांकन करना, कांच के टुकड़े लेकर उनके ऊपर, जैसे कांच के टुकड़े ले लिए गए हैं और इनके ऊपर सोने के पतले पतले तारों के द्वारा इनके ऊपर कोई चित्रांकन करना, या कांच के टुकड़े के ऊपर इस तरीके से कोई आकृतियों को उकेरना ही क्या है, यानी कांच पर सोने का चित्रांकन करना कौन सी कला है, थेवा कला। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। सिद्धस्थ कौन है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। इसे प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी, प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी, तो नाथूजी सोनी आते हैं। कौन, नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, जिन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलवाई थी। वर्तमान में इसके एक और है कलाकार जिन्होंने इसको सिद्धि दिलवाई है। वर्तमान के कलाकार अगर हम बात करें, जिनका नाम है गिरीश कुमार, जिनका नाम क्या है, गिरीश कुमार। ठीक है, इस कला का प्रारंभ अगर हम बात करें कि थेवा कला का जो प्रारंभ है यह कब से माना जाता है, तो यह कला प्रारंभ हुई थी सावंत सिंह के काल में। प्रारंभ कब हुई थी, सावंत सिंह के काल में। ठीक है, चलिए, यानी कि जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसमें सिद्धस्थ है। बाद में हमने बात की कि इसको प्रसिद्धि जो है और नाथूजी सोनी ने दिलवाई, और इसके अन्य कलाकार जो थे वो वर्तमान में जो है गिरीश कुमार, और प्रारंभ इसको सावंत सिंह के शासनकाल से किया गया था। ठीक है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। अब तक हमने 6 कलाओं के बारे में पढ़ लिया है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। आगे आता है 7 नंबर पर तारकसी। तारकसी होता क्या है, देखना। यानी कि चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें रंग भरना अथवा उनके पतले तारों से कोई आकृति का निर्माण करना। जैसे कि चांदी के आभूषणों में, चांदी के आभूषण में रंग भरना, या यूं कहें कि चांदी के तारों के जेवर, तार के जेवर, यानी चांदी के पतले पतले तारों को लेकर उनसे किसी जेवर का निर्माण करना, या चांदी के ऊपर रंग, चांदी के आभूषणों के अंदर रंग भरना, कौन सी कला है, तारकसी कला। और तारकसी कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा आपका आता है राजसमंद जिले में। कहां पर आता है, राजसमंद जिले में। ठीक है, और अन्य अगर आप बात करेंगे कहाँ की प्रसिद्ध है, अन्य, तो अन्य रूप से ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे जयपुर, और दूसरा आता है आपका कोटा। कोटा का एक गांव आता है रेतवाली, कौन सा, रेतवाली। तो अब कोटा ही पर्याप्त है, यहाँ पर आप कोटा ध्यान में रखें। ठीक है, यानी तारकसी चांदी के आभूषणों के अंदर रंग भरना अथवा पतले चांदी के तारों के द्वारा आभूषण बनाना कौन सी कला है, तारकसी कला। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। इतना पर्याप्त है आपको तारकसी से संबंधित। ठीक है, ज्यादातर आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा हैंडीक्राफ्ट जो है, हस्तकला है, वो कहाँ से संबंधित है, या उनके प्रमुख कलाकार कौन से हैं। ठीक है, या उससे कौन सी कला को ये इसका संबंध किससे, यानी जैसे कि चांदी के आभूषण से रंग भरना कौन सी कला है। यहीं पर अगर सोने का नाम दिया होता तो अभी हमने पढ़ा था थेवा कला, जिसमें सोने का चित्रांकन किया जाता है, यहाँ पर चांदी का किया जाता है, तो कौन सी कला थी, तारकसी कला। आगे हम पीतल की बात करेंगे, जैसे मुरादाबादी कहेंगे। कौन सी, मुरादाबादी। मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे अलवर की। कहाँ की, अलवर। और अलवर के बाद में 1 नंबर पर अलवर आता है, और 2 नंबर पर आप ध्यान रखेंगे जयपुर की भी ये प्रसिद्ध है। कौन सी, मुरादाबादी।
और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध कलाकार जो हैं उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। एक आते हैं अब्दुल रज्जाक कुरैशी, और एक और अन्य कलाकार है जिनका नाम है नूर मोहम्मद। ठीक है। मुरादाबादी कला होती क्या है, यानी कि पीतल पर तांबे के तारों की जड़ाई, यानी कि यूं कहें कि मुरादाबादी कला कौन सी कला है, तो पीतल पर तांबे के तारों की जड़ाई करना कौन सी कला है, मुरादाबादी। कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। प्रमुख कलाकार कौन है, अब्दुल रजाक कुरैशी और नूर मोहम्मद। ठीक है, चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, रखना है तो। चलिए आगे बात करते हैं, एक और कला की बात करते हैं। मुख्य कला राजस्थान की हस्तकला से संबंधित, जिसका नाम है राजस्थान की उस्ता कला। राजस्थान की उस्ता कला, और उस्ता कला का नाम जैसे ही आता है तो आपके ध्यान में आ गया होगा कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। और उस्ता कला का मतलब क्या है, यानी ऊंट की खाल पर नक्काशी करना या नक्काशी द्वारा चित्रांकन करना। ऊंट की खाल पर उनको बालों को काटकर जो आकृतियां उकेरी जाती है उसे ही कौन सी कला कहते हैं, उस्ता कला। ठीक है। या ऊंट की खाल पर सोने द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है वो कौन सी कला है, उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पर कि अनूप सिंह जो शासक थे, अनूप सिंह जो शासक रहे हैं, अनूप सिंह उस्ता कलाकारों को, और कौन कौन से कलाकार थे, एक थे अली रजा और दूसरों का नाम था रुकनुद्दीन, को लाहौर से लेके आए थे। यानी कि मैंने कहा कि जो बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, वो उस्ता कलाकारों के जो उस्ता कलाकार थे, यानी उस्ता कलाकारी में जो सिद्धस्त थे, कौन, अली रजा और रुकनुद्दीन, उनको लेके आए थे। कहां से लेके आए थे, लाहौर से लेके आए थे। कहां पर, बीकानेर राज्य के अंदर। कौन लेके आए थे, अनूप सिंह। किस कला के सिद्धस्त थे, उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर राज्य की। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उस्ता कला होती क्या है, मैंने आपको बताया, ऊंट की खाल पर नक्काशी करना या चित्रांकन करना, खाल पर नक्काशी करना। ठीक है। एक कलाकार आते हैं इलाही बख्श, जिनका नाम है इलाही बख्श। बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। इलाही बख्श ये ऐसे कलाकार रहे थे जिन्होंने ऊंट के ऊपर, किस पर, ऊंट के ऊपर बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह का चित्र उकेर दिया था। ठीक है। यानी कि इलाही बख्श जो चित्रकार थे, उन्होंने ऊंट के ऊपर चित्रकारी करते समय किसका चित्र बना दिया था, गंगा सिंह का चित्र। ये इतने महान या इतने कहें कि इतने सिद्धस्त कलाकार थे, किसमें, उस्ता कला में, कि इन्होंने गंगा सिंह का चित्र बना दिया, किस पर, ऊंट के ऊपर। ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अन्य जो इसके कलाकार है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कादर बख्श और मोहम्मद हनीफ आते हैं। कादर बख्श और मोहम्मद हनीफ, कादर बख्श और मोहम्मद हनीफ, ये क्या है, इसके अन्य कलाकार आते हैं। ठीक है। अन्य कलाकार कौन सी शैली के अंदर, उस्ता कला के अंदर ये आते हैं। ठीक है। चलिए, उस्ता कला का नाम आता है तो एक नाम आता है हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम आता है, हिसामुद्दीन उस्ता। ये कौन थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, तो इनका नाम आप आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे।
उस्ता कला को प्रसिद्धि या किसने दिलाई? हिसामुद्दीन उस्ता ने, या इन्होंने इसको प्रकाश में लेके आए थे। अनूप सिंह इनके कलाकारों को लाहौर से लेके आए थे। ऊंट की खाल पर नक्काशी करना बीकानेर की प्रसिद्ध है। इलाही बख्श ने गंगा सिंह का चित्र उकेर दिया था, किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। यहां तक आई चीज समझ में? चलिए, समय हो रहा है और चलते चलते हम एक दो छोटी छोटी हस्तकलाओं के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर जो शेष रहेंगे उन पर हम कल की क्लास में बात करेंगे। एक कला है कोफ्तागिरी। कौन सी? कोफ्तागिरी। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखेंगे, जयपुर और अलवर की। कहाँ की? जयपुर और अलवर की। कोफ्तागिरी कला होती क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो ठोस धातुएं होती हैं उन पर तारकसी करना, उनके ऊपर तारों को कसकर कोई आकृति बनाना या कोई चित्रांकन करना, कौन सी कला रहेगी? कोफ्तागिरी। ठीक है, यानी यूं कहें कि ठोस धातु पर तारकसी। ठीक है, तारकसी या तारबंदी भी कह सकते हो। ठोस धातु पर तारबंदी की जो कला है वो कौन सी कला है? कोफ्तागिरी कला। ठीक है, 10 कलाएं हमारी आज हो चुकी है। कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की ठोस धातु पर तारकसी का कार्य। ठीक है, एक और बात करते हैं आगे 11 नंबर पर, जिसका नाम है तहनिशा। तहनिशा कला। तहनिशा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखेंगे, यह आती है आपकी उदयपुर और अलवर की। उदयपुर और अलवर की। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है यह? तो सिकलीगढ़ जाति के द्वारा। सिकलीगढ़ जाति इस कला में सिद्धहस्त है। ठीक है, तहनिशा कहाँ की? उदयपुर और अलवर की। कोफ्तागिरी जयपुर और अलवर की। ठीक है, दोनों चीजें आई समझ में। एक आती है कुंदन कला। कौन सी कला? कुंदन कला। और कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंदन कला आपकी आती है जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध आती है? जयपुर की प्रसिद्ध। एक आता है तबक। तबक या तबक को ही हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? बरक। बरक। और यह भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कोफ्तागिरी जयपुर और अलवर की, तहनिशा उदयपुर और अलवर की, कुंदन कला जयपुर की, तबक और बरक भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आएगा रमकड़ा उद्योग। उसके बारे में चलो मैं आज की क्लास में बता देता हूं आपको। रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध कहाँ का है? तो आप ध्यान रखेंगे, गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ का? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पर आता है? डूंगरपुर में। ठीक है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, रमकड़ा उद्योग में क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, यानी जो सोप स्टोन होता है, कौन सा? सोप स्टोन का पाउडर कह दे या सोप स्टोन कह दे, अथवा हम इसकी जगह कहते हैं कि घिया पत्थर जो होता है, घिया पत्थर, इनसे क्या करना? मूर्तियां बनाना। ठीक है, यानी रमकड़ा उद्योग क्या है, कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो गलियाकोट डूंगरपुर का। यानी जो सोप स्टोन होता है या घिया पत्थर होता है, इनके द्वारा इनको पीस कर जो इनका पाउडर होता है, उस पाउडर से जो मूर्तियां बनाई जाती है वो कौन सी कला कहलाती है? वो कला कहलाती है रमकड़ा उद्योग कला। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने कुल मिलाकर अब तक 14 कलाओं के बारे में बात की है। हस्तकला के अंदर राजस्थान की जो हस्तकला टॉपिक है, इस पर 14 कलाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो अन्य कलाएं जो बाकी रह गई है वो हम कल और आगे नेक्स्ट जो भी सेशन हमारा लगेगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। कोई भी चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टॉपिक आपका रीड लेवल फर्स्ट में भी है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।